जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान का इतिहास एक परिचय वाली क्लास में हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के अंतर्गत पहला अध्याय राजस्थान का इतिहास एक परिचय में लास्ट वाली क्लास में हम आमेर का कछाव वंश पढ़ा था, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज वाली क्लास में हम जैसलमेर का भाटी वंश, भरतपुर का जाट वंश, करौली का यादव वंश और परमार वंश के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान समान पात्रता परीक्षा अर्थात राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए चाक्षु पब्लिकेशन के द्वारा सबसे बेस्ट बुक प्रकाशित की जा रही है, जिसके अंतर्गत मिलेगा राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं अर्थात सभी सब्जेक्ट पर यह आधारित, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक सहित 2900 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ताकि यह पुस्तक आप अपने नजदीक के स्टेशनरी से परचेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहां से भी आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं। जैसलमेर का भाटी राजवंश, जैसलमेर का भाटी राजवंश और इस वंश के प्रतापी शासक को हम जानेंगे। तो भाटी वंश का संबंध कौन सी रियासत से था, तो हम बताएंगे भाटी वंश का संबंध जैसलमेर रियासत से था। सबसे पहले भाटियों का देखा जाए तो वो पंजाब हनुमानगढ़ी क्षेत्र में आधिपत्य था, बाद में जैसलमेर में आ जाते हैं और यहाँ पर शासन करते हैं। चलिए देखते हैं अपन इसमें कौन कौन से शासकों के बारे में बता रखा है और क्या क्या उनकी उपलब्धियां इसमें बताई गई है। जैसलमेर का भाटी स्वयं को चंद्रमुखी यादव से संबंधित मानते हैं और भगवान कृष्ण से अपना संबंध जोड़ते हैं। तो भाटी स्वयं को चंद्रमुखी यादव, एक तो ये ध्यान रखना, चंद्रमुखी यादव वंश से संबंधित है और भगवान कृष्ण से संबंध रखते हैं। जैसे करौली का भी जो है यादव वंश भगवान कृष्ण से संबंधित है, उसी प्रकार से जैसलमेर के भाटी भी स्वयं को चंद्रमुखी यादव भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ते हैं। विजयराज के शासनकाल से भाटियों के इतिहास का नियमित इतिहास मिलता है। वैसे देखा जाए तो भाटियों का जो संस्थापक माना जाता है, भट्टी को माना जाता है। भट्टी सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले भाटी वंश में माना जाता है कि भट्टी आया था और भट्टी में ही फिर आए थे भूपत भाटी। भूपत भाटी ने भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया। फिर उसके बाद में कई सारे शासक और आए थे जिनका इतिहास अपने को नहीं मिलता है, लेकिन जो नियमित रूप से जो इतिहास अपने को मिलना शुरू होता है वो है विजयराज के शासनकाल से। विजयराज के शासनकाल से अपने को इतिहास, जैसलमेर के भाटी वंश का इतिहास नियमित रूप से कंटिन्यू अपने को मिलने लग गया था। विजयराज का पुत्र भोज हुआ, वह गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया और इनका उत्तराधिकारी हुआ था जैसल, जिन्होंने जैसलमेर की नींव रखी थी। जैसलमेर की नींव किसने रखी थी, तो रावल जैसल ने रखी थी। और कब रखी है, तो सन भी याद रख लेना, 1155 ईस्वी में जैसलमेर नगर की स्थापना की गई है। जैसलमेर की नींव रखी गई 1155 में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा है कि भाटी स्वयं को चंद्रमुखी यादव भगवान कृष्ण से संबंधित है। विजयराज से अपने भाटियों का इतिहास मिलना, नियमित इतिहास मिलना शुरू हो गया है, यहाँ से मिल रहा है। और विजयराज का पुत्र भोज हुआ था जो गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और उसका उत्तराधिकारी जैसल है, जिन्होंने 1155 ईस्वी में जैसलमेर नगर की स्थापना की, जैसलमेर की नींव रखी है।
फिर आगे बात करें कि राजस्थान के इतिहास में जैसलमेर का किला अडई साके के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दुर्ग अडई साके के लिए जाना जाता है? तो जैसलमेर का किला अडई साके के लिए जाना जाता है। अडई साका, जिसमें 2 साके तो पूरे हुए थे, एक आधा साका हुआ था जिसमें राजपूतों ने केसरिया तो धारण किया लेकिन महिलाओं ने जौहर नहीं किया था, उसको अर्ध साका कहा जाता है। तो अडई साके के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अडई साके पहला जो साका हुआ है जैसलमेर के शासक मूलराज भाटी प्रथम के समय होता है। कुछ इतिहासकार इसकी सन 1292 बताते हैं, तो कुछ इतिहासकार 1311 बताते हैं, तो कुछ अलग बताते हैं। तो यहाँ से सन वगैरह नहीं पूछी जाती है। जैसलमेर का जो पहला साका हुआ है वो किसके समय हुआ था? मूलराज भाटी के समय हुआ है, मूलराज भाटी प्रथम। और आक्रमण किसने किया था? तो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया, जिसमें जैसलमेर का पहला साका हुआ था। ठीक, फिर अपन बात करते हैं दूसरा साका। दूसरा साका जिसकी कुछ किताबों में 1357 सन लिखी हुई आता है, तो यहाँ पर भी सन नहीं दे रखी है। दूसरा जो साका हुआ था वो रावल दूधा के समय हुआ था। दूसरा जो साका हो रहा है उस समय शासक कौन थे? रावल दूधा। और आक्रमण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। दूसरे साके में आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक और जैसलमेर के शासक थे रावल दूधा। तीसरा जो अर्ध साका हो रहा है, तीसरा जिसको हम अर्ध साका कहते हैं, तीसरा अर्ध साका वो कब हुआ था? इसकी सन दे रखी है, सन याद रखेंगे 1550 ईस्वी में। और शासक कौन थे? लूणकरण। ठीक है, जैसलमेर के शासक थे लूणकरण। वो जो मालदेव की पत्नी थी उमादेव, उसके पिता लूणकरण के समय ये तीसरा अर्ध साका हुआ है। आक्रमण किसने किया? तो कंधार नरेश अमीर अली। कंधार नरेश अमीर अली ने आक्रमण किया था। और इसमें क्या हुआ था कि अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर दिया। लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है। लूणकरण जी तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अंत में लास्ट के टाइम पर क्या होता है कि लूणकरण तो मर गया, लेकिन उसके साथ में अमीर अली भी मारा जाता है। कंधार नरेश अमीर अली की भी मृत्यु हो जाती है, यह भी मारा जाता है। और लास्ट में राजपूतों की विजय हो जाती है। तो इस युद्ध में केसरिया तो धारण हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ है। इस घटना को अर्ध साका कहा जाता है, इसलिए इसको अर्ध साका कहा जाता है। ठीक है, तो तीसरा साका अर्ध साका कब हुआ? 1550 में। शासक कौन थे? राव लूणकरण थे। आक्रमण किसने किया? कंधार नरेश अमीर अली ने। और इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन महिलाओं ने जौहर नहीं किया है, इसलिए हम इसको अर्ध शाखा कहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। जब अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया था। अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया था? नवंबर 1570 में। तो यहाँ के शासक थे हर्राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। हर्राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कब? 1570 में। फिर उसके बाद में एक शासक आया था मूलराज भाटी द्वितीय। एक तो मूलराज भाटी प्रथम था जिसके समय जैसलमेर का पहला साका हुआ। एक मूलराज भाटी द्वितीय जिन्होंने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली है। और हर्राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, उसके साथ पुत्री का विवाह किया। ठीक है, तो जैसलमेर के भाटियों में मुगलों की अधीनता स्वीकार करके वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन हो जाएगा? हर्राय भाटी। और भाटी वंश का अंतिम शासक कौन है? तो भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। इसी जवाहर सिंह ने सागरमल गोपा को 1946 में सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जलाया था। तो ये शासक अपने को ध्यान रखना है। कौन कौन से शासक आए हैं एक बार देख लेते हैं वापस पूरे को, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
एक तो चंद्रमुखी यादव भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, भाटी स्वयं को चंद्रमुखी यादव भगवान कृष्ण से संबंधित मानते हैं। और रावल जैसलमेर की नींव रखी थी 1155 ईस्वी में, 12वीं शताब्दी में। अढ़ाई साके के लिए जाना जाता है। पहला साका मूलराज प्रथम के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दूसरा साका रावल दूधा के समय फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। तीसरा अर्ध साका 1550 में लोनकरण के समय कंधार नरेश अमीर अली ने आक्रमण किया था। इसमें राजपूतों ने केसरिया धारण किया, लेकिन महिलाओं ने जोर नहीं किया। ये अर्ध साका कहलाता है। और 1570 में हर राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और वैवाहिक संबंध स्थापित किए मुगलों के साथ। फिर भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह जी। तो ये भाटी वंश में दे रखा है। ये तो सारी चीजें अपने को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला वंश देखते हैं, भरतपुर का जाट वंश। भरतपुर का जाट राजवंश, और इस वंश के प्रतापी शासक के बारे में जानते हैं। भरतपुर का जाट वंश और इस जाट वंश के प्रतापी शासकों के बारे में जानते हैं। जाट एक कृषक जाति है जिनका राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। तो प्रश्न आ जाए, जाटों का राजनीतिक शक्ति का उदय किस मुगल शासक के काल में हुआ है? तो औरंगजेब के शासनकाल में जाटों की राजनीतिक शक्ति का उत्थान उदय होता है। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। सबसे पहले जो जाटों का नेतृत्व किया था वो गोकुला जाट ने किया था। और किस क्षेत्र में? मथुरा क्षेत्र में। कब किया था? 1669 ईस्वी में। ठीक है। तो औरंगजेब ने गोकुला जाट को मार दिया था, किंतु उसके बाद में उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा था। बाद में विद्रोह जब गोकुला जाट को औरंगजेब ने मरवा दिया था, तो फिर इस संघर्ष को किसने जारी रखा था? राजा राम जाट ने जारी रखा था। कहा जाता है कि राजा राम जाट ने सिकंदरा आगरा से अकबर की कब्र को खोद करके वहां अकबर की हड्डियों को जला दिया था, और वहां सोना चांदी जो गाड़ा गया था उसको लूट के लेके आ गया था। जब औरंगजेब को पता चला कि राजा राम ने ऐसा काम किया है, तो 1688 ईस्वी में राजा राम को भी मार दिया था औरंगजेब ने। तो राजा राम की मृत्यु के बाद में उसके भतीजे चूड़ामन जाट ने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से आए हैं एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले जाटों का नेतृत्व किसने किया था? गोकुला जाट ने किया था। कब किया था? 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध। फिर उसके बाद में जाटों का नेतृत्व राजा राम जाट ने किया था, और राजा राम जाट की मृत्यु हो जाती 1688 में। तो उसके बाद में उनका भतीजा चूड़ामन जाट जाटों का नेतृत्व करते हैं। अब पहला जो शासक आ रहा है, अभी तक किसी रियासत की स्थापना नहीं हुई थी, एक जाटों का नेतृत्व करते हुए मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। अब पहला जो शासक आया वो आया चूड़ामन जाट। चूड़ामन जाट सन याद रखेंगे 1695 से लेकर के 1721 तक। 1695 से 1721 तक चूड़ामन जाट शासक रहते हैं। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य के संस्थापक चूड़ामन था। प्रश्न आ जाए कि भरतपुर में जाट वंश की स्थापना किसने की है? तो चूड़ामन जाट ने की है। चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाकों में दावे बोल करके मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने कच्छावा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन को दमन के लिए भेजा, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिलती है। बिशन सिंह जी को, बिशन सिंह जी जो आए थे ना, मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में शासक आया था। मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में कौन बना था? मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में राम सिंह बना, राम सिंह के बाद में बिशन सिंह बना था। तो बिशन सिंह को
इसको चूड़ामन का दमन के लिए भेजा था, लेकिन सफलता नहीं मिली है। धीरे धीरे चूड़ामन ने अपनी शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बना करके अपना राज्य स्थापित किया है। थून भरतपुर में पड़ता है, तो थून के किले का निर्माण किसने करवाया? चूड़ामन जाट ने करवाया। ओके, तो ये देखा हमने चूड़ामन जाट को। अब आगे बात करते हैं, अगला जो शासक आ रहा हमारा, अगला शासक कौन है? नेक्स्ट शासक बदन सिंह है। बदन सिंह का शासनकाल 1723 से 1756 ईस्वी तक बदन सिंह जी शासन करते हैं। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। ये चूड़ामन जाट का उत्तराधिकारी था बदन सिंह जी, और जय सिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि दी और डीग की जागीर प्रदान की थी। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रजराज की उपाधि किसको प्राप्त थी? तो बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्राप्त थी। और किसने दी थी ये उपाधि? तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने ये उपाधि दी थी। सवाई जय सिंह, जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने इनको ब्रजराज की उपाधि दी और डीग की जागीर प्रदान की थी। ठीक है, बदन सिंह ने डीग को अपना निवास स्थान बनाया और वहां एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण करके सुंदर जल महल बनाए और बाग बगीचे लगाए हैं। तो डीग का जो महल है, डीग का महल और गढ़, डीग का गढ़ और डीग के जल महल है, उनका निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने करवाया था। और ध्यान रखना, डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। जल महलों की नगरी, राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो डीग को कहा जाता है। तो डीग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो बदन सिंह ने करवाया था। डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर व बेर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया। सभी भरतपुर में है ये, कुम्हेर, भरतपुर और वेर दुर्ग का निर्माण करवाया। बदन सिंह शांति प्रिय का शासक था। उसने जाट और कच्छावा मैत्री कर, मतलब संधि करके अपने राज्य का विस्तार किया और 1756 में डीग में बदन सिंह जी की हो जाती है मृत्यु। ठीक, तो ये बदन सिंह जी में हमारे को क्या क्या याद रखना है? एक तो चूड़ामन का उत्तराधिकारी था, ये चीज आप ध्यान रखना। और इनको ब्रजराज की उपाधि प्राप्त थी। ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी? तो ब्रजराज की उपाधि सवाई जय सिंह ने दी थी और डीग की जागीर दी थी और डीग का गढ़ और डीग के जल महलों का निर्माण करवाया और यहीं पर बाग बगीचे लगवाए। इसके अलावा कुम्हेर, भरतपुर, बेर और वेर दुर्गों का भी निर्माण करवाया है और जाट कच्छाओं मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया था। ये था बदन सिंह। अब बदन सिंह जी के उत्तराधिकारी आए हैं महाराजा सूरजमल जाट, जिनको जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून कहा जाता है। महाराजा सूरजमल जाट, कुछ किताबों में इनका मूल नाम सुजान सिंह भी मिलता है। मूल नाम क्या मिलता है? सुजान सिंह। सूरजमल जाट शासनकाल इनका बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1756 से 1763 तक इनका शासनकाल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराजा सूरजमल जाट का शासनकाल। महाराजा सूरजमल बदन सिंह जी का पुत्र था और उनका उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवाया था। एक नया गढ़ बनवाया था जिसको बाद में लोहागढ़ के नाम से जाना जाता था। नवीन गढ़ का निर्माण करवाया और उसको अपनी राजधानी बना देते हैं। इन्होंने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जय सिंह की मृत्यु के बाद में जयपुर की गद्दी के लिए जब उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था, जब जय सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो जय सिंह का पुत्र ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर के युद्ध हो रहे थे। तो सूरजमल जाट ने ईश्वरी सिंह के लिए पक्ष में युद्ध किया था। तो प्रश्न आ जाए कि जयपुर के उत्तराधिकारी युद्ध में सूरजमल जाट ने किसकी तरफ भाग लिया, किसका पक्ष लिया? तो ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया था। 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के
पक्ष में लड़ने गए थे। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा था, जिसमें हमारे सूरजमल जी जाट मराठों की तरफ से लड़ने गए थे, मगर मराठा सेना नायक सदाशिवराव भाव के व्यवहार से खिन्न होकर के वो वापस भरतपुर लौट आए थे। कुछ उस समय मराठों ने वहां पर तो जिस प्रकार से सूरजमल जी जाट कह रहे थे भी इस प्रकार से लड़ना है, ऐसे अपने को आक्रमण करना है, बट मराठा जो सेना नायक थे सदाशिवराव भाव वो इनकी बात नहीं मान रहे थे, तो फिर सूरजमल जी वापस आ जाते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय के बाद में जब मराठा भाग करके वापस आए थे तो सूरजमल ने इनको शरण दी थी और सहायता की थी। जब मराठों की हार हो जाती, बात नहीं मानी थी, सूरजमल जी आ जाते हैं, तो फिर इनकी हार हो जाती। हार होने के बाद ये वापस भाग करके आए, किनके पास आए? महाराजा सूरजमल जी के पास में। तो कहा जाता महाराजा सूरजमल जाट ने मराठों को शरण दी थी और सहायता की थी। 1763 ईस्वी में रुहेलू के विरुद्ध इस युद्ध में सूरजमल जी की मृत्यु हो जाती है। रुहेलू के विरुद्ध 1763 ईस्वी में इस युद्ध में सूरजमल का जो प्रतिनिधि नजीब खान था, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर भी विश्वास किया था, ये सूरजमल का अपने शत्रु के मन में खौफ का एक बड़ा उदाहरण था। और महाराजा सूरजमल के बारे में लिखते हुए कालीरंजन कानूनगो ने लिखा कि उसमें अपनी जाति के लिए सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा, कभी पराजय स्वीकार नहीं करने वाली अदम्य भावना ये विद्यमान थे महाराजा सूरजमल जी जाट के अंतर्गत। तो ये हमने देखा था महाराजा सूरजमल जाट। ठीक है, जो जो बातें इस वाली बुक में लिख रखी है वो सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो ये हमने देखा भरतपुर का जाट वंश, चूड़ामन जाट, बदन सिंह, महाराजा सूरजमल जाट। ओके, फिर अगला जो वंश आ रहा है वो है करौली का यादव वंश। करौली का यादव वंश, करौली का यादव वंश। करौली का राजवंश जो यादव वंश है स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। ठीक है, यह भी जो है भाटियों की तरह एक तो सूरसेन शाखा से संबंधित है, एक तो ये ध्यान रखना सूरसेन जनपद भी था जिसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने शासन किया था, यादव वंश ने शासन किया था, तो ये भी उसी वंश से संबंधित मानते हैं। करौली के यादव वंश की स्थापना विजय पाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई है। इंपॉर्टेंट लाइन है, करौली में यादव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो विजय पाल के द्वारा। और कब की गई है? तो 1040 ईस्वी में की गई है। इसने बयाना भरतपुर को राजधानी बनाया था। पहले राजधानी किसको बनाया था? बयाना भरतपुर को राजधानी बनाया था विजय पाल जी ने। 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में हम करौली कहते हैं, जिसको अभी अपन करौली कहते हैं। इस करौली का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था कल्याणपुर। और इसकी स्थापना किसने की थी? अर्जुन पाल ने। कब की थी? 1348 ईस्वी में। ठीक है, तो ये केवल करौली की स्थापना की थी, राजधानी बनाने वाला आगे आ रहा है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को इस वंश की राजधानी बनाया था। अभी वनपाल में भी प्रश्न आया था कि करौली को यादव वंश की राजधानी किसने बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा धर्मपाल द्वितीय ने। धर्मपाल द्वितीय ने राजधानी बनाई थी 1650 में। करौली की स्थापना तो अर्जुन पाल ने की थी 1348 में, जबकि करौली को यादव वंश की जो राजधानी बनाई वो धर्मपाल द्वितीय ने बनाई है। ठीक है, इसी वंश का एक शासक आया था गोपाल पाल। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। मदन मोहन जी का मंदिर जो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर माना जाता है, गौड़ी संप्रदाय की राज्य में प्रधान पीठ है
जयपुर के अंदर जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर, और दूसरी जो पीठ है गौड़ीय संप्रदाय की वो करौली में मदन मोहन जी का मंदिर माना जाता है। तो करौली में जो मदन मोहन जी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो गोपाल पाल ने करवाया है। और ये कौन से वंश से संबंध, कौन से संप्रदाय से संबंधित है? गौड़ी संप्रदाय का ये मंदिर है। करौली का एक शासक था महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार से अंग्रेजों से जो आश्रित पार्थक्य संधि के तहत संधि करने वाली पहली रियासत करौली, जिन्होंने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। 1852 ईस्वी में नरसिंह पाल की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में मिलने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की थी। लॉर्ड डलहौजी ने एक हड़प नीति जारी की थी कि किसी भी रियासत का, यदि रियासत के शासक का राजा के बेटा नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो गोद नहीं ले सकता है और वो सीधी कंपनी के अंदर मिल जाएगी। तो 1852 में नरसिंह पाल की मृत्यु हो जाती है 1852 में। तब लॉर्ड डलहौजी ने करौली का विलय राज्य के कंपनी में राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की थी, लेकिन डायरेक्टर ने यह अनुमति नहीं दी थी। यदि अनुमति मिल जाती तो उस समय करौली भी डलहौजी की जो हड़प नीति उसका शिकार हो जाती है। 1.5 वर्ष के विचार विमर्श के बाद मदन पाल जो करौली का शासक बना है और करौली का यह शासक बन जाता है, जिनका शासनकाल 1854 से लेकर के 1869 तक के करौली के शासक रहते हैं मदन पाल जी। ठीक है। और फिर इसी मदन पाल जी के समय 1857 की क्रांति होती है, जिन्होंने कोटा के शासक राम सिंह की सहायता के लिए सेना लेकर के जाते हैं क्रांति में, कोटा के शासक राम सिंह की सहायता के लिए। तो ये था करौली का यादव वंश। करौली स्वयं को चंद्रमुखी यादव भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं, सूरसेन शाखा से संबंधित है। एक फैक्ट तो आप ये ध्यान रखना है, ये जादौन शाखा है। ठीक है, ये करौली में यादव वंश की भी कौन सी शाखा है इसमें नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रख लेना। जादौन शाखा से संबंधित है। ठीक है। और करौली में यादव वंश की स्थापना किसने की? तो विजयपाल ने की है। कब की है? 1040 ईस्वी में। राजधानी किसको बनाया था? बयाना को। फिर करौली की स्थापना 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने की थी। उस समय नाम क्या रखा था? कल्याणपुरी। और फिर धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को राजधानी बनाया था। और गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन जी का मंदिर का निर्माण करवाया, जो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 में अंग्रेजों से संधि कर ली है। और 1852 में नरसिंह पाल की जब मृत्यु हो जाती है, तब डलहौजी ने करौली को कंपनी में विलय के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की थी, लेकिन डायरेक्टर ने अनुमति नहीं दी गई है। और बाद में 1854 में मदन पाल शासक बन जाता है, जो 1869 तक करौली का शासक रहता है। यस, अगला वंश है परमार वंश है। परमारों की ज्यादा जानकारी तो अपने को नहीं मिलती है, थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। परमार वंश, परमार का शाब्दिक अर्थ है शत्रुओं को मारने वाला। प्रश्न आ जाए कि परमार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शत्रुओं को मारने वाला। ठीक है, ये आने वाले एग्जाम में जरूर ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, तो इंपोर्टेंट लाइन है, शत्रुओं को मारने वाला कौन सा वंश? परमार वंश। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति के कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये परमार भी है जो अग्निकुंड से माना जाता है। चंद्रप्रदाय ने जो बताया था, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, तो पहले प्रतिहार जो शक्तिशाली थे, जब प्रतिहारों की शक्ति कम हुई है तो फिर परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हो जाती है।
हम बात करेंगे आबू के परमार में। आबू का परमार वंश का जो संस्थापक है वो धूमराज था। इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इसको, आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आबू के परमार वंश के संस्थापक कौन है? तो धूमराज। धूमराज इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन इनकी जो वंशावली है बाद के शासकों की जानकारी नहीं मिलती है। जो शासकों की जानकारी मिलती है वो उपल राज से मिलती है। उपल राज से वंशावली मिलना आरंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमार को गुजरात शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, इनके पड़ोस में कौन थे? चालुक्य थे, गुजरात के चालुक्य, उनसे भी इनका संघर्ष चलता रहता है। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के बाद गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवरा को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी है। धरणीवरा को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी है। तो गुजरात के जो मूलराज सोलंकी है वो धरणीवरा को पराजित कर देते हैं और ये या भाग करके राष्ट्रकूट धवल के वहां चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद धरणीवरा ने आबू पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। सोलंकियों का ज्यादा समय तक शासन नहीं रह पाता है। धरणीवरा पुनः अपने क्षेत्र को जीत लेता है। फिर विक्रमदेव का प्रपौत्र धारावर्ष। धारावर्ष का शासनकाल ध्यान रखेंगे। धारावर्ष का शासनकाल 1163 से 1219 ईस्वी तक आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था। गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था। इसने सोलंकियों की अधीनता का जवाबी उतार फेंका था। जो सोलंकियों ने इनको पराजित कर दिया था उसको भी इन्होंने इसका बदला ले लिया था। नाडोल के चौहानों से अच्छे संबंध रखे थे इन्होंने। इन्हीं के पुत्र सोम सिंह के समय, ठीक है, धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणवसई नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो प्रश्न आ जाए कि जो लूणवसई नेमिनाथ का जो मंदिर है किस परमार शासक के काल में बना है? तो सोम सिंह के शासनकाल में, और तेजपाल ने बनवाए थे। तेजपाल ने लूणवसई मंदिर, या जिसको हम नेमिनाथ मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया। 1311 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लूम्बा ने परमारू की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और परमारू को परास्त कर दिया और यहाँ पर चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी जाती है। और यहाँ के जो फिर चौहान है, नाडोल के चौहान देवड़ा चौहान कहलाते हैं। देवड़ा चौहान कहलाते हैं। देवड़ा चौहानों के संस्थापक कौन है? लूम्बा। ठीक है, लूम्बा ने परमारू को परास्त करके चंद्रावती पर अधिकार करके चौहान साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। तो ये हमने देखा है यहाँ में इस वाली क्लास में। एक तो हमने परमार वंश देखा है, जिसको इस वाले को तो पूरे को आपको याद करना है। आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में 3rd ग्रेड हुआ या फिर CET हुआ, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। और करौली में इसको भी पढ़ना है। यहाँ से तो अभी प्रश्न हाल ही में पूछ लिया गया है कि करौली को राजधानी किसने बनाई थी? धर्मपाल द्वितीय ने। बाकी की जानकारी भी आपको पढ़ना है। और जाट वंश इसको भी आपको पढ़ना है। और एक भाटी वंश हमने देखा। मिलेंगे अब अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।